नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर। सर प्रणाम आपको। नमस्कार। आप जानते हैं कि जगदीश्वर सर के साथ हम लगातार आज जो है एपिसोड कर रहे हैं, हर सप्ताह एक एपिसोड करते हैं साहित्य को लेकर के, और साहित्य में किस तरीके से साहित्य लिखा गया, लिखा जा रहा है और लिखा जाना चाहिए, ये भी बिंदु है इसमें। कुछ एपिसोड हमने दलित साहित्य पर बात की, अब हम बात कर रहे हैं कि जो है साहित्य में जो पेट्रियार्की है, पितृसत्ता है, चूंकि हमारा समाज जो है वो पिताओं पे आधारित है। पितृसत्तात्मक समाज हमारा है, और इस पितृसत्तात्मक समाज में जो जन चेतना है उसको जगाने का काम साहित्यकारों पर बहुत ज्यादा है। लेकिन साहित्य में जन चेतना को लेकर के, स्त्री चेतना को लेकर के कितना काम हुआ है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और हमारे साथ जगदीश्वर चतुर्वेदी सर हैं, और आज दूसरा एपिसोड हमारा होगा पितृसत्ता को लेकर के, पेट्रियार्की को लेकर के, कि साहित्य में पेट्रियार्की ने किस तरह से काम किया है। और पिछले एपिसोड में बता रहे थे सर कि जो भक्ति और वैराग्य में भी पितृसत्ता रही है, लेकिन तुलसीदास अलग थी। तुलसीदास ने जो है एक अपवाद के तौर पर तुलसीदास रहे। हालांकि तुलसीदास जी की कई बातों के लिए आलोचना की जाती है, लेकिन स्त्री सत्ता को लेकर के, या स्त्री को प्रमुखता देने को लेकर के, स्त्री को सम्मान देने को लेकर के तुलसीदास के साहित्य की चर्चा की जाती थी। और चतुर्वेदी सर उस पर चर्चा कर रहा है। जी सर, स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछली बार जहां बातचीत छोड़ी थी उसके आगे हम लोग बात करेंगे। पिछली बार मैंने ये बात रखी थी कि निर्गुण पंथियों में और सगुण पंथियों में, खासतौर पर तुलसी और कबीर में क्या बुनियादी फर्क है पितृसत्ता को लेकर। उसमें एक छोटा सा पहलू में फिर जो उससे जुड़ा हुआ है वो आगे रख रहा हूँ, जो कि आज भी जुड़ा हुआ, आज सबसे बड़ा है वो क्या है? वो ये है कि स्त्री का तन और स्त्री का मन और स्त्री का धन वो किसका है। सवाल यह है कि ये जो चीज है, स्त्री का तन, स्त्री का मन और स्त्री का धन, इसकी मालिक स्त्री है। अच्छा, ये चीज पहली बार लिटरेचर में तुलसी के यहाँ बहुत प्रखरता से सामने आती है, जिसे हम लोग कहते हैं ना स्त्री की इच्छा सामान्य भाषा में। तो स्त्री की इच्छा को कैसे तुलसी ने कैकेयी की इच्छा को रखा केंद्र में। दशरथ मना कर ही सकते थे ना कि भाई हम आपकी ये बात नहीं मानेंगे, हमारा बेटा है, इतना बढ़िया बेटा है और इतना समर्थ बेटा है, हम उसे कैसे बाहर भेज दें 14 साल के वनवास के लिए। लेकिन उन्होंने कौन सी चीज पर जोर दिया? जब रामचरित मानस लिखने गए तो जोर इस बात पर था कि कैकेयी की इच्छा क्या है। हम ये भूल जाए, रामायण के जो बहुत सारे पहलू है इन्हें भूल जाए। मैं, मेरी नजर में स्त्री है। कैकेयी बहुत सुंदरी थी, वो कोई बदसूरत औरत नहीं थी और बहुत समझदार औरत थी। उसकी इच्छा क्या थी? उन्होंने वर मांगा और दशरथ ने उनको वर दिया। तो तुलसी ने स्त्री की इच्छा को पहले सेंटर में लाके खड़ा किया कि स्त्री की शिक्षा सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, एक और चीज है, आप देखेंगे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। अपहरण करके वो श्रीलंका ले गए, लेकिन सीता राजी नहीं थी शादी के लिए। अब कौन सी चीज आ गई इसमें? स्त्री की इच्छा। अच्छा, रावण जैसा महाबली वो चाहे तो जबरदस्ती फेरे डालता, शादी कर लेता, चाहता तो रेप करता, लेकिन ना उसने रेप किया ना शादी की। उसने क्या किया? अशोक वाटिका में ले जाके रख दिया कि भाई आपकी, सोच लीजिए आपका मन हो तो। स्त्री का तन, स्त्री का मन, वो उसकी मालिक है। ये चीज इंफेसिस के साथ में पहली बार सेंटर में आती है, और ये साधारण चीज नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, तरह तरह से आलोचना होती है ना, तुलसी पर बहुत अटैक है, और खासतौर पर दलितों का, दलित आलोचकों का तो बहुत ज्यादा अटैक है। उनके अटैक के अपने कारण भी हैं।
मैं उनके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं एक स्त्री की नजर से देखना चाहता हूं कि स्त्री की नजर से और पितृसत्ता की नजर से तुलसी क्या चित्रित करते हैं। तो साहित्य की और संस्कृति की और जीवन की आज सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? स्त्री की इच्छा, स्त्री का मन, स्त्री का तन, उसकी मालिक स्त्री है। और ये चीज आज भी पूरी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। अब एक उसका जो सबसे कमजोर पक्ष है उसकी तरफ ध्यान खींच रहा हूं, जो कि पितृसत्ता का पक्ष है। मतलब तुलसी ने राम रावण के युद्ध का वर्णन किया है। अच्छा, राम रावण के युद्ध का वर्णन करते थे उन्होंने बहुत थोड़ी सी जगह दी उसे युद्ध को। अच्छा, युद्ध जब होता है तो हम सब लोग जानते हैं युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? औरतों का होता है। तो विवाद तो इस पर होना चाहिए ना कि तुलसी ने वह युद्ध का विवरण क्यों छोड़ दिया, वह क्यों नहीं लिखा। आलोचना का, साहित्य की आलोचना का काम यह है कि वह उन सवालों को उठाए जो सवाल अनुत्तरित हैं। जो लिखा गया है वह तो महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने अभी आपसे चर्चा की, और जो नहीं लिखा गया है वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो तुलसी के यहां जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो यह कि युद्ध का वर्णन और युद्ध के वर्णन में वे स्त्रियों के कष्ट, उनकी पीड़ा, उनकी ट्रेजेडी, उसका चित्रण एक सिरे से तुलसी के यहां गायब है। तो ये एक उसका जिसे कहें कि सबसे कमजोर पक्ष है उस चित्रण का। एक अन्य चीज यह भी है कि किस तरह की मानसिक सामाजिक यंत्रणाओं से स्त्रियों को गुजरना पड़ता है। वो युद्ध हो या कोई आपदा हो या कोई और दूसरी स्थिति हो, उसमें स्त्रियों को किस तरह की मानसिक यंत्रणा झेलनी होती है, वो चीज भी मिसिंग है वहां। वो चाहे शुरू का पहलू हो रामचरितमानस का या उसके बाद का पहलू हो युद्ध के दौर का, वो उसमें मिसिंग है। इसलिए ये जो विवरण है और जो विवरण नहीं है उन दोनों की चर्चा की जानी चाहिए। नंबर एक। अब हम थोड़ा सा आधुनिक काल की तरफ आते हैं जिसमें कि हम लोग रहते हैं। आधुनिक काल में एक विलक्षण चीज घटी कि सभ्यता का विमर्श खूब हुआ, और अभी तो वो बिल्कुल प्रचंड रूप में आ गया है सभ्यता विमर्श। आरएसएस वाले बिल्कुल सभ्य बनाने पर लगे हुए हैं कि भारत बहुत सभ्य था, भारत बहुत सभ्य था। ये जो सभ्यता विमर्श है, जो कि पहले क्या था कि नवजागरण से शुरू हुआ था, तो इस सभ्यता विमर्श का जो सबसे बड़ा अब दूसरी दिशा में चला गया है। वो अब वो ऐसा सभ्यता विमर्श आ रहा है जो कि आपको हजम नहीं होगा। मैं एक समग्रता में एक प्रॉब्लम रखना चाहता हूं जो कि इस पितृसत्ता से जुड़ी हुई है। वो ये कि सभ्यता विमर्श की जब हम बात करते हैं तो हम कौन सी चीज छिपाते हैं? बर्बरता को छिपाते हैं। सभ्यता के विकास के क्रम में जो चीजें घटी हैं वो तो बताते हैं कि हमारे यहाँ ये बड़ी महान चीजें हुई, लेकिन ये नहीं बताते कितनी बर्बरता हुई, किस किस तरह की बर्बर घटनाएं हुई, ट्रेजेडी हुई, जिसमें कि समाज पूरा का पूरा रोक दिया गया। तो सभ्यता का विमर्श जब आता है सामने तो वह बर्बरता को छिपाने का काम करता है। ये गलती नवजागरण में हुई, ये गलती बाद के लेखन में भी हुई, और ये गलती अभी भी हो रही है। अब सभ्यता का विमर्श कौन लोग कर रहे हैं? आरएसएस के लोग, जो सबसे ज्यादा बर्बर हैं। राजा राममोहन राय बर्बर नहीं थे, लेकिन राजा राममोहन राय की मुश्किल तो ये थी कि जो हिंदू समाज था वो तो बर्बरता में आकंठ डूबा हुआ था। कौन सी चीज थी जिसको वो चैलेंज दे रहे थे? सती प्रथा, जो बर्बरता का बिल्कुल एकदम आदर्श रूप थी। किसके आधार पर चुनौती दी गई उस जमाने में?
हिंदू ग्रंथों के आधार पर ही उसे चुनौती दी गई थी कि हिंदू ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सती प्रथा का पालन नहीं करना चाहिए। पराशर ऋषि की पराशर संहिता के आधार पर ही उन्होंने सारे के सारे, यानी आधुनिक तर्कों से सती प्रथा का विरोध नहीं किया गया। सती प्रथा के विरोध के लिए पराशर संहिता के तर्कों का इस्तेमाल किया गया और लोगों को कन्विंस किया गया कि भाई तुम हिंदू हो, हिंदू रहोगे, और ये जान लो कि हिंदुओं में पराशर ऋषि ऐसे थे जो सती प्रथा के पक्ष में नहीं थे। ये जो, यानी जब आप सभ्यता की बात करते हैं तो आप जाने अनजाने आप बर्बरता को छिपाते हैं। उसके तरीके अलग अलग हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जब आप धर्म की बात करते हैं, हमारे दो बड़े पेटेंट एरिया हैं जहां पे विमर्श चल रहा है, धर्म और सभ्यता। हमारा धर्म बहुत बहुत अच्छा था, हमारे यहाँ सभ्यता बहुत विकसित थी। धर्म और सभ्यता की जितनी ऊंची मीनार खड़ी की जाएंगी, आप तय मानिए उनकी आड़ में सिर्फ बर्बरता को छिपाया जाएगा, और ये लगातार होता रहा है। ये पिछले 200 साल का तो रिकॉर्ड है जिसमें कि ये काम खूब जम के हुआ है। अभी क्या हो रहा है, हम हिंदू बहुत अच्छे, क्या कर रहे हैं हम लोग जितने भी बर्बर रूप हो सकते हैं हमारे समाज के, हम उनको पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। तो सभ्यता और धर्म का विमर्श जब केंद्र में आएगा तो उसका टारगेट है बर्बरता को छिपाना। और बर्बरता को छिपा के आप क्या करते हैं, जिसे हम लोग अपने तरीके से जिक्र कर रहे हैं ना, पितृसत्ता। पितृसत्ता का एक, जिसे कहें कि जीरोक्स कॉपी बर्बरता भी है, या हम ये कहें कि पर्यायवाची शब्द है वो बर्बरता। पितृसत्ता बर्बरता के बिना स्थापित हो ही नहीं सकती। और अब संयोग से हम डेमोक्रेसी में, 47 के बाद डेमोक्रेसी में। अच्छा, आप जरा सोच के देखिए, 47 के बाद में डेमोक्रेसी का ज्यादा विकास हुआ देश में या पितृसत्ता का ज्यादा विकास हुआ? आज हम एकदम बिल्कुल अलग दुनिया में बात कर रहे हैं। हमें ना कांग्रेस से लेना देना है, ना हम बीजेपी से लेना देना है, ना कम्युनिस्टों से लेना देना है, ना माओवादियों से लेना देना है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो संविधान और जो संविधान के तहत लोकतंत्र विकसित हुआ, जिसे आप डेमोक्रेसी कहते हैं और जिस पर आप गर्व करते हैं, जिसे आप सभ्यता कहते हैं जिस पर आप गर्व करते हैं, जिसे आप धर्म कहते हैं जिस पर आप गर्व करते हैं, इनकी आड़ में कौन सी चीज फलती और फूलती है? पितृसत्ता। सारी जितनी भी बर्बरताएं हैं पितृसत्ता की, वो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा हुई हैं। सिर्फ दो नमूने बता रहा हूं मैं। पितृसत्ता के डेमोक्रेसी में, जिसे कहें कि बर्बरता का जो सबसे ज्यादा, जिसे प्रचंड आंधी चली हुई है, कहां चली हुई है? बॉम्बे में नहीं, दिल्ली में नहीं, सड़कों पर नहीं, परिवार के अंदर। पितृसत्ता के जितने भी बर्बर रूप हैं वे कहां मिलेंगे आपको? फैमिली के अंदर। और पितृसत्ता की बर्बरता के जितने रूप हैं वो कहां मिलेंगे? पुलिस के दमन के अंदर। तो दो बड़े क्षेत्र विकसित हुए जहां बर्बरता का और हिंसा का सबसे अधिक पल्लवन और पुष्पन हुआ, वह थे परिवार और पुलिस तंत्र। आप 75 साल के 76 साल के डाटा उठा के देखिए, आप ये डाटा उठा के देखिए कि भारत विभाजन में कितने लोग मारे गए, और डाटा उठा के देखिए कि 75 साल में दहेज प्रथा से कितनी लड़कियां मारी गईं। जो घरेलू हिंसा है उसके जरिए कितनी लड़कियां मारी गईं और उत्पीड़ित की गईं। आप उठा के देखिए कि पिछले 75 साल में गरीबी की वजह से कितने बड़े पैमाने पर लड़कियां वेश्यावृत्ति में धकेल दी गईं। पितृसत्ता।
जब हम डेमोक्रेसी को ग्लोरीफाई करते हैं तो हम पितृसत्ता की बात नहीं करते। हमको नेता नजर आते हैं, हमको आइकॉन नजर आते हैं, हमें बड़े बड़े मतलब जिसे कहें कि महान लोग नजर आते हैं। लेकिन ये जो छोटे स्तर पर हर घर घर में कोई घर नहीं है जहां के पितृसत्ता की बर्बरता ने अपना हस्तक्षेप न किया हो। कोई घर नहीं है हिंदुस्तान का, चाहे वो अमीर आदमी हो चाहे वो गरीब आदमी हो। मैंने बात शुरू की थी ना, स्त्री की इच्छा, स्त्री का तन, स्त्री का धन, स्त्री का मन, उसकी मालिक कौन है? स्त्री। आप याद कीजिए, आप याद कीजिए बिरला परिवार की उस घटना को, जब बिरला परिवार का एक व्यक्ति मरा तो वह अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम दे गया, और पत्नी जब मरी तो वह अपनी संपत्ति उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दी, प्रेमदा बिरला। पूरा बिरला परिवार उस संपत्ति को लेने के लिए कोर्ट गया कि हम वारिस हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वारिस नहीं है। अच्छा, उस स्त्री ने सिर्फ वही काम किया था जो तुलसी ने बताया था कि तेरी संपत्ति तू मालिक है, तेरी जो इच्छा है तू कर। हम मानने को तैयार नहीं है। अमीर लोगों में गरीब लोगों की हालत तो और भी बदतर है। मैं सिर्फ नमूने के तौर पर कह रहा हूं कि जो सबसे बड़ा लड़ाई का एरिया है, जहां पर कि पितृसत्ता दिखाई देती है आधुनिक काल में, जहां की डेमोक्रेसी दिखाई देती है आधुनिक काल में, उसमें बर्बरता के जो दो बड़े क्षेत्र हैं, परिवार और पुलिस तंत्र, वहां सबसे अधिक जिसे कहें कि पितृसत्ता का, जिसे कहें नंगा नाच आपको दिखाई देगा। और आप यहां से तय करिए कि आपके यहां डेमोक्रेसी वो पितृसत्ता को क्वेश्चन करती है, पितृसत्ता को ध्वस्त करती है, या पितृसत्ता को बनाए रखती है। मुझे याद है अच्छी तरह से कि 72 73 के आसपास से स्त्रियों की घरेलू उत्पीड़न की खबरें बाहर आनी शुरू हुई। और जब घरेलू उत्पीड़न की खबरें बाहर आनी शुरू हुई तो बहुत तेजी से धीरे धीरे, यानी 72 73 के पहले तक अखबारों में घरेलू हिंसा की खबरें उस तरह से नहीं छपती थी। मैंने जो मीडिया की का इतिहास और मीडिया के अखबारों का अध्ययन किया है, उसमें बहुत ही अजीब सी परेशानी हुई मुझे कि हिंसा तो थी, वायलेंस था, लेकिन उसकी कभी कवरेज पारिवारिक हिंसा की अखबारों में नहीं आती थी। अभी तो आती है, अब तो बड़े पैमाने पर आती है। तो 74 75 इसमें जब ये कवरेज आना शुरू हुआ तो कौन सी चीज सामने आई? पहली चीज ये सामने आई कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने लागू की, उन पंचवर्षीय योजनाओं के लाभ औरतों तक नहीं पहुंचे थे। पहली बार यह महसूस किया गया, और केंद्र सरकार ने बाकायदा कमीशन बनाया, उसने रिपोर्ट दी और जांच हुई, और पाया गया कि ना, पंचवर्षीय योजना के लाभ औरतों तक नहीं पहुंचे। डेमोक्रेसी थी, नेहरू जी थे, अंबेडकर थे, पटेल थे, बड़े बड़े महान लोग थे, जयप्रकाश नारायण थे, लोहिया थे, सारे लोग थे, लेकिन डेमोक्रेसी औरतों के दरवाजे पर नहीं पहुंची। घरेलू हिंसा बंद नहीं हुई। क्या दिक्कत थी इस पर एक ज्वाइंट मोर्चा बनाने में? सवाल तो किया जाना चाहिए पॉलिटिक्स में, जो लोग हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वजह है कि घरेलू हिंसा के खिलाफ आप कानून नहीं बना पाए? अभी बनाए कानून। घरेलू हिंसा के खिलाफ में मनमोहन सिंह के जमाने में आने के बाद कानून बना। ये जो चीज है, ये चीज हमारी चेतना के, जिसे कहें कि धीमे विकास को दर्शाती है कि हमारे यहाँ चेतना का विकास जो है कितनी धीमी गति से हुआ। और जब ये चीज सामने आई कि औरतों के पास में डेमोक्रेसी नहीं पहुंची है, और डेमोक्रेसी का मतलब है उनके जो दुख है, उनकी जो ट्रेजेडी है, वो हम अभी फील नहीं करते, आज भी फील नहीं करते। मसलन जो फैमिली है, उसमें फैमिली में कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है? फैमिली में जो चीज दिक्कत कर रही है वो है, फैमिली में समानता नहीं है, पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके बीच में इक्वलिटी नहीं है। परिवार में जो सदस्य हैं, वो चाहे पिता पुत्र हो, चाहे
पुत्री पिता हो या वो मौसी हो, चाची हो, ताई हो, नानी हो, दादी हो, वगैरह वगैरह। तो पारिवारिक सदस्यों में समानता का अभाव, और वो बड़े मुखर रूप में दिखाई देता है किसी भी परिवार में घुस जाइए आप। और समानता को टेस्ट करने का एक छोटा सा तरीका, मैं बहुत ही हल्का सा, जैसे कि मैं तो टीचर हूं तो मैं अपने तरीके से देखता हूं, उसका सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है समानता का? आप जस्ट पता करिए, सर्वे कीजिए कि कितनी औरतें हैं हमारे घर में, उनको हाथ खर्च महीने का नियमित तौर पर कितना मिलता है। पुरुष हाथ खर्च ले लेगा, पुरुष खर्च कर लेगा अपना जो भी दैनंदिन खर्चा है, लेकिन स्त्री को हाथ खर्च नहीं मिलता। क्यों? वो तो, अरे ये तो मालकिन है, चाबी तो इसी के पास रहती है, सब पैसे तो इसी के पास रहते हैं, लेकिन हाथ खर्च के लिए ये नहीं कहता कभी पति कि ये 100 रुपए तेरे हैं, तू जो इच्छा हो करना। जहां हालत ये हो, 75 इयर्स के बाद जितने भी पारिवारिक सर्वे हुए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उन सर्वे की एक सामान्य सी चीज है, सुनने में अजीब लगेगी लेकिन एक वास्तविकता है, कोई भी स्त्री अपने घर में पुरुष से पूछे बिना, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, उससे पूछे बिना वो कोई चीज खरीदती नहीं है। और ये मास स्केल पर, वो बंगाल में भी है, वो केरल में भी है, वो त्रिपुरा में भी है, वो तमिलनाडु में भी है, जो सबसे समर्थ राज्य केरल, उसमें भी है। समानता, समानता की शर्त है कि सारे परिवारिक सदस्यों के बीच में समान संबंध हो और समानता के आधार पर ट्रीटमेंट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो कि बहुत जरूरी है पितृसत्ता को चुनौती देने के लिए, क्योंकि परिवार एक बड़ा लड़ाई का क्षेत्र है पितृसत्ता की, वो ये कि परिवार में जो लोग हैं उनमें एक दूसरे के प्रति लगाव भी हो और सद्भाव भी हो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ संबंध तो है लेकिन लगाव और सद्भाव नहीं है। अगर लगाव और सद्भाव होता तो ये जो, आप किसी भी दिन किसी भी भाषा के अखबार को उठाइए, किसी भी दिन आपको 2, 3, 4 खबरें मिलेंगी ऐसी जो कि इस लगाव और सद्भाव को एकदम चुनौती देती दिखाई देंगी, और लगेगा कि अरे हमारे यहाँ तो परिवार बड़े खराब है। और ये जो परिवार का जो ढांचा है पूरा, जिस पर हम लोग गर्व करते हैं ना, हमारा परिवार कितना बढ़िया परिवार है, हमारे परिवार का जो ढांचा है, उस परिवार की जो सबसे बड़ी दुखद स्थिति है वो ये कि इसका ढांचा डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेसी चाहिए मुझे, भारत में डेमोक्रेसी चाहिए, नरेंद्र मोदी को भी डेमोक्रेसी चाहिए और राहुल गांधी को भी डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन परिवार में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। कमाल है, परिवार में डेमोक्रेसी बेहद जरूरी। अरे वो प्रधानमंत्री की पत्नी है, वो कह रही है कि मुझे पुलिस की जरूरत नहीं है सुरक्षा के लिए, उसके पीछे Z+ सिक्योरिटी लगा दी है, बेचारी वो परेशान है कि यार 25 आदमी दरवाजे में बैठे रहते हैं, शांति से कहीं जाना आना संभव नहीं। राम भक्त हैं, तुलसी की एक बात नहीं मानते। Z+ सिक्योरिटी नहीं थी सीता के पास, दशरथ चाहते तो लगा सकते थे, दशरथ के पास पूरी सेना थी। किस चीज की इच्छा का सम्मान किया दशरथ ने? सीता ने कहा कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, इसका उन्होंने सम्मान किया कि जाओगी। वही दशरथ अगर आज देश के प्रधानमंत्री होते तो राम के साथ सीता जा नहीं सकती थी, जाती तो Z+ सिक्योरिटी के 25 लोग जाते। हम राम भक्त हैं, लेकिन राम जी से कोई चीज नहीं सीखेंगे। ये जो आयरनी है, इस आयरनी को समझने की जरूरत है कि हम जो बातें कहते हैं, पितृसत्ता का पहला टेस्ट है कि परिवार का ढांचा डेमोक्रेटिक बनाओ। आपकी इच्छा है यूट्यूब देखने की, आप यूट्यूब देखिए। बेटे की इच्छा नहीं है यूट्यूब देखने की, वो किताब पढ़ना चाहता है, वो किताब पढ़ेगा, आप उसे किताब का इंतजाम कीजिए।
जैसे भी करना चाहे कीजिए, लेकिन आप उसकी किताब का तो इंतजाम नहीं कर रहे, लेकिन उसे कह रहे हैं तू एक मोबाइल खरीद ले, तू अब मोबाइल देखता रहे, तू यूट्यूब देखता रहे। आप चाहते हैं कि वो आपके अनुरूप ढले और बने। हर बाप चाहता है कि बेटा मेरे जैसा बने। आयरनी जानते हैं क्या है? आयरनी है कि न तो बेटी अपनी मां जैसी बनना चाहती है और न बेटा अपने बाप जैसा बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि लड़ाई है उसकी पितृसत्ता से। किसी भी लड़की से पूछिए तुम क्या अपने मां जैसी बनना चाहती हो, कोई लड़की नहीं कहेगी कि मैं मां जैसी बनना चाहती। क्यों? क्योंकि उसने पितृसत्ता में गलते हुए अपनी मां को देखा है। कोई लड़की उसके रास्ते पर जाना नहीं चाहेगी, चाहे वो जैसे हो, वो कहेगी मैं मां की तरह नहीं रह सकती। ये जो सेंस है, ये सेंस इस बात का द्योतक है कि हमारे यहां परिवार के ढांचे को अभी हमने बदल के लोकतांत्रिक नहीं बनाया है। पितृसत्तात्मक ढांचे में ही हम लोग रह रहे हैं। तो पितृसत्ता की जो सबसे बड़ी चुनौती का एरिया है, जहां पर डिबेट होनी चाहिए, वो कौन सा एरिया है? वो कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है। वो जनता पार्टी भी नहीं है, वो बीजेपी भी नहीं है। आप उठा के देखिए, आपको एक पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में, इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी, परिवार के डेमोक्रेटाइजेशन का इशू नहीं मिलेगा। सबको डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन परिवार सबको पितृसत्तात्मक चाहिए। परिवार को डेमोक्रेटिक बनाना नहीं चाहते हम लोग। और परिवार को अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं बनाएंगे तो आप देश में डेमोक्रेसी स्थापित नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी की शर्त है व्यक्ति की इच्छा, व्यक्ति का तन, व्यक्ति का मन और व्यक्ति का धन सिर्फ व्यक्ति का है, बाप का नहीं है, मां का नहीं है। वो जैसे चाहे करे, जैसे चाहे रहे, जैसे चाहे जिए। हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, बेटा ये हमारा सुझाव है, बस मान ले तो अच्छा है, नहीं माने तो हरी इच्छा। लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं, हम चाहते हैं बेटा तुम इंजीनियर बनो, हम चाहते हैं बेटा तुम डॉक्टर बनो। ये जो हम चाहते हैं कि तुम बेटा ऐसे बनो, यही चीज दर्शाती है कि हमारे परिवार का ढांचा अनडेमोक्रेटिक है। और इस अनडेमोक्रेटिक ढांचे को तोड़ने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, आंदोलन होना चाहिए, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, कुछ तो निकलना चाहिए। आपको एक पर्चा नहीं मिलेगा। क्यों? तकलीफ नहीं है हमारे यहां, सबके घरों में तकलीफ है। लेकिन हमने क्या सीखा? बेटा देखो, घर की बात है ना, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। छिपाने की कला, आज जिससे हम लोग परेशान है ना, मोदी जी छिपाने की कला के मास्टर हैं। छिपाने की कला, छिपाने की कला मुझे संस्कार से पितृसत्ता ने दी, आज उसे राजनीतिक सत्ता कैश कर रही है। हर आदमी को लगता है कि जेन्युइन है, वो नहीं बताते तो ठीक ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पहले से हमारा माइंड सेट तैयार किया हुआ है। क्योंकि हमें तो हमारे पापा कहते रहे बेटा घर की बात बाहर नहीं कहनी चाहिए। अब मोदी जी अपने मंत्रिमंडल की बाहर कैसे कह देंगे? अपने पार्टी के अंदर की बात बाहर कैसे कह देंगे? तो ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं तो पितृसत्ता जाएगी नहीं। पारदर्शिता पहली शर्त है। आप जैसे वैसे दिखाई दें, जो कुछ है वो बताया जाना चाहिए, जो कुछ है उसे शेयर किया जाना चाहिए, सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और बताने पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। राम जी ने बताया कि नहीं बताया उनके क्या कष्ट थे? तुलसी ने कोशिश नहीं की छिपाने की। राम जी के जितने कष्ट थे, निजी कष्ट, सारे बताए। निजी पीड़ाएं जितनी थी, जितना रुला सकते थे वो रुलाया भी। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं आती थी उनको, याद आती थी तो बताते थे। अब हमारी क्या स्थिति है? हमें जब याद आती है अपनी प्रेमिका की तो हम क्या करते हैं? हम पापा को बताते थोड़े ही कि हमें याद आ रही है प्रेमिका की।
हम छिपाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे पापा कहते हैं बेटा किसी वजह से परेशान, अरे बता देता तो वो जी हल्का हो जाता और डिप्रेशन से खत्म हो जाता। तो आप करते क्या है, छिपाने की कला वो पितृसत्ता का आइडियोलॉजिकल औजार है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को जानते नहीं है। जब आप पितृसत्ता को इंटैक्ट यानी बरकरार रखेंगे परिवार के अंदर, तो छिपाने की कला, छिपाने का मूल्य वह बरकरार रहेगा। परिवार को डेमोक्रेटिक कर दीजिए, समाज डेमोक्रेटिक हो जाएगा। परिवार को ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, पारदर्शी कर दीजिए, समाज में पारदर्शिता का दरवाजा खुल जाएगा। हमारे यहां क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? हम तो ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। हमने आपसे पूछा, आपने बड़े आराम से बता दिया कि हमारे घर में ये है, ये है, ये। आप तो अजीब हमारे सामने मुसीबत खड़ी की कि अरे यार धनंजय जी से मिले तो उन्होंने सब बातें सब खुल के कह दी, वो झूठी नहीं बोल रहे थे। आप समझ रहे? ये है पितृसत्ता से आइडियोलॉजिकल लड़ने का तरीका। एक मजदूर में ये चीज मिल जाएगी आपको, समझिएगा। वो आराम से कह देगा कि आज तो मेरे यहाँ खाने को नहीं है, मेरे यहाँ पानी नहीं है, मैं नहाया नहीं हूं, मेरे यहाँ नल नहीं आ रही है। और हमारे यहाँ, हम अपने घर में अगर खाने को नहीं है तो हम बोलते नहीं है, हम छिपाते हैं। छिपाने की कला पितृसत्ता का आइडियोलॉजिकल अस्त्र है और वो परिवार के ढांचे का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड हिस्सा है। तो परिवार में चुनौती दी जानी चाहिए, परिवार के ढांचे को चुनौती दी जानी चाहिए। और इसमें जो सबसे जो चिंता की चीज है वो ये कि हमारे यहाँ कोई ट्रेजेडी जब घटती है तो हम लोग क्या कहते हैं? मैं बहुत ही लिक्विड ढंग से, बहुत ही सरलतम रूप में बता रहा हूं मैं। मतलब जब हमारे घर में कोई ट्रेजेडी घटती है तो हम क्या कहते हैं? हम उसे ट्रेजेडी नहीं कहते, तो बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। किसी के यंग लड़के की डेथ हो गई तो हम लोग क्या कहते हैं? बुरा हुआ। कोई दुर्घटना में मारा गया, वो ट्रेजेडी है उसकी। कोई दंगे में मारा गया, वो ट्रेजेडी है। हम लोग क्या कहते हैं? बुरा हुआ। ये जो बुरा हुआ, त्रासदी को त्रासदी न कहना और उसे बुरा कहना, ये जानते हो, ये उसके मूल अर्थ को छोड़ देना है। दंगे ट्रेजिक हैं, हम क्या कहते हैं? बुरा हुआ, दंगे बुरे थे, हम भी उसकी निंदा करते हैं, बुरा हुआ। नहीं 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 नहीं, ट्रेजेडी को ट्रेजेडी कहा जाना चाहिए। वो बुरा और अच्छे के रूप में उसे व्याख्यायित नहीं किया जाना चाहिए। जब हम ट्रेजेडी को बुरा हुआ या बहुत बुरा हुआ इस तरह से बोलते हैं, होता ना, यंग लड़का मर गया ना, बहुत बुरा हुआ, ये उस त्रासदी को और उसके मर्म को एक तरह से डाइल्यूट करना है, उसको कम करके देखना है। इसे देखने से बचना चाहिए क्योंकि इससे ये जो त्रासदी है उसका पता चलता है कि त्रासदी को शिक्षित लोग महसूस नहीं करते। जब वो कहते हैं ना बुरा हुआ या बहुत बुरा हुआ, तो इसका अर्थ यह है कि जो शिक्षित लोग हैं वो इस त्रासदी को महसूस नहीं करते, वे हल्के ढंग से कह के निकल जाना चाहते हैं। एक अन्य चीज है जो कि लास्ट इस पूरे उसमें ट्रेजेडी में जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? दुख। जब आप किसी घटना को कहते हैं बहुत ही त्रासद घटना है या वो त्रासदी है, तो आप एक्चुअल में दुख को रेखांकित करते हैं। तो त्रासदी में दुख को बड़े अर्थ में देखा जाता है। और जब आप ये कहें ना बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ, तो आप न तो दुख को महसूस कर पाते हैं और न त्रासदी को महसूस कर पाते हैं। ये एक तरह से उसके अर्थ का विसर्जन है और जिससे इससे बचा जाना चाहिए। और ये हम सब लोगों की आदत में आ चुकी है। तो इसने क्या किया कि ट्रेजेडीज जो हमारे जीवन में रोज घट रही हैं, जिन्हें हम देखते हैं,
आए दिन घटनाएं घट रही हैं ये, तो हम उसके अंदर जो दर्द है, पीड़ा है, उत्पीड़न है, इसे हम महसूस ही नहीं करते। हम सिर्फ ये कह के छोड़ देते हैं बुरा हुआ या बहुत बुरा हुआ। तो जब आप दर्द, उत्पीड़न और भय जो उसमें होता है, अब दंगा हुआ है तो उसमें भय है, ट्रेजेडी तो है ही, नुकसान तो हुआ है, दुख भी है, लेकिन साथ साथ भय है। तो ये पूरा एक ग्राफ है। जब हम पितृसत्ता की बात करें तो पितृसत्ता में त्रासदी, बर्बरता, भय, ये उसके विभिन्न रूप हैं जो कि हमारे बीच में घटते रहते हैं। हमने क्या किया इनमें, इन सबको डाइल्यूट करके बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ। अब बुरा हुआ और बहुत बुरा हुआ कांग्रेसी भी कह रहे हैं, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है भाई? गुजरात के दंगों कोई अच्छा हुआ ये नहीं कहता, बीजेपी वाले भी कहते हैं बुरा हुआ, कांग्रेसी कहते हैं बहुत बुरा हुआ। ट्रेजेडी, त्रासदी हुई, इसे लिखने में क्या परेशानी है, इसे बोलने में क्या परेशानी है? मेरी आपत्ति है कि जब आप पितृसत्ता पर बात करें तो उसके लिए सटीक भाषा का इस्तेमाल करें। बर्बरता को कम करके उन शब्दों में पेश नहीं किया जाना चाहिए जहां से कि बर्बरता के असली अर्थ की व्यंजना न हो। तो पितृसत्ता का जो दायरा है वो बहुत व्यापक है। वो डेमोक्रेसी में भी है, वो फ्यूडलिज्म में भी था, वो समाजवाद में भी है। ऐसा नहीं कि समाजवाद में पितृसत्ता नहीं होती, समाजवाद में भी पितृसत्ता होती है और पितृसत्ता की तकलीफें हैं। इसलिए क्योंकि पितृसत्ता सभी विचारधाराओं की एक तरह से अम्मा है। जितनी भी आइडियोलॉजीज आप देख रहे हैं बीच में जो डेमोक्रेसी में आई हैं, वो क्रांतिकारी, अतिक्रांतिकारी, प्रतिक्रांतिकारी, रिएक्शनरी, कॉम्युनल, सेक्युलर, इन सब में पितृसत्ता विभिन्न रूपों में काम करती है, क्योंकि ये सभी वैचारिक रूप पितृसत्ता को छिपाने का काम करती है। क्योंकि पितृसत्ता को जब तक उगाड़ेंगे नहीं आप, जिसके हम लोग कहते हो नंगा करना, आप नग्नतम रूप में जब तक पितृसत्ता के मूल्यों की, पितृसत्ता के रूपों की चर्चा नहीं करेंगे, पितृसत्ता को कभी चुनौती नहीं दे सकते। हम लोगों ने क्या किया कि हमें डेमोक्रेसी तो चाहिए, हमें पुलिस वायलेंस नहीं चाहिए। अरे तुम ये क्यों नहीं बताती पुलिस वायलेंस क्यों हो रहा है? मैं टीचर हूं, मुझे बताना चाहिए, मुझे ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि वायलेंस ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वह तंत्र, वह पितृसत्ता के औजार के तौर पर काम कर रहा है। किसकी भूमिका है उसमें? कौन है संचालक उसका? जिसे आप लोग सामान्य तौर पर कांस्टेबल कहते हैं, पुलिस वाला कहते हैं, वह संचालक है। और वह जो घर जहां वायलेंस हो रहा है वहां उसका संचालक कौन है? वह पिता। यहां पर भी मर्द है, वहां पर भी एक मर्द है। कमाल है। और डेमोक्रेसी में तो मर्द छाए हुए। डेमोक्रेसी की तो कल्पना ही बिना मर्द के संभव नहीं है। वो चाहे अमेरिका की डेमोक्रेसी हो, चाहे फ्रांस की डेमोक्रेसी हो, चाहे वो इंडिया की डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी में डोमिनेशन किसका है? मर्दों का। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी में तो पितृसत्ता को चुनौती दी जा सकती है, मैं उनसे बहुत ही विनम्रता से असहमत हूं। लोकतंत्र, सभ्यता विमर्श, ये पितृसत्ता के जो बर्बर रूप हैं, पितृसत्ता की जो बर्बरता है उसको छिपाने का काम करते हैं और इन्हें उघाड़ के, इन्हें अलग करके पितृसत्ता पर बात की जानी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आपको एपिसोड कैसा लग रहा है ये जरूर लिखते रहिए। और साहित्य के नज़र से या साहित्य के दृष्टिकोण से हम समाज को, राजनीति को, वर्तमान को, अतीत को, भविष्य को सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और आप सबका भी धन्यवाद।